हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो अगर आप बाकी सारे सेट्स को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है मिशन रेलवे। वहां पर आपको बाकी सारे सेट्स मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी किताब से प्रश्न करवाता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रश्न करवाता हूँ और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे प्रश्न उन सारे को भी मैं करवाता हूँ, और ग्रुप डी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी क्वेश्चन मैं इसमें शामिल करता हूँ। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था, मेंडलीव पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी दिया था, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकृत किया था, सजाया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, है ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आप देखेंगे तत्वों को सजाया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, है ना, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। मेंडलीव ने टोटल 63 तत्वों को जो है वर्गीकृत किया था, है ना, 63 तत्वों को वर्गीकृत किया था मेंडलीव ने। अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। देखिए ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होता है और वहां से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ब्लड को छाना जाता है और वहां से मूत्र का निर्माण होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड आता है, ये केशिकाओं का गुच्छा है, इसमें ब्लड आता है और फिल्टर होता है। उसी फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, या फिर इसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ही फिल्टर होता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल दो या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दो, बात एक ही है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसी नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और यहां से क्या बनता है, यूरिन बनता है ना, यूरिन बनता है। यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन में यहां से छनने के बाद डायरेक्ट यूरिन नहीं बन जाता है। यूरिन तो यहां से निकलेगा, है ना, यहां से निकलेगा, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन में आप बोल सकते हो यहां पर डायरेक्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यूरिन नहीं बनता है। एक प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहां पर देखिए तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बोमन्स कैप्सूल जो है, बोमन्स कैप्सूल नामक संरचना जो है वो कहां पाई जाती है, तो आपको याद रखना है किडनी के अंदर नेफ्रॉन में। ये जो बोमन्स कैप्सूल है और ये जो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को आप एक साथ मिला दो तो कहा जाता है मेलपिगियन बॉडी, है ना, मेलपिगियन बॉडी। ये बोमन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है मेलपिगियन बॉडी। ये जो आप यू शेप की आप यहां पर संरचना देख रहे हो इसे कहा जाता है हेनली का लूप, है ना, हेनली का लूप ऑफ हेनली का लूप कहा जाता है। तो पूछ दिया जाए आपसे हेनली का लूप कहां पाया जाता है, बोमन्स कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस, ये सब कहां पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन में, है ना, नेफ्रॉन में, जो किडनी में नेफ्रॉन होता है उसमें। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, श्वसन तो होगा नहीं, पाचन होगा नहीं, प्रसार नहीं होगा, मल त्याग हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा मल त्याग का मतलब एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन, इजेशन नहीं है। इजेशन एक प्रोसेस है पाचन तंत्र का, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। तो यहां पर मल त्याग का मतलब एक्सक्रीशन है, जो हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं वही है यहां पर मल त्याग का मतलब। तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है, ये जो f है ये फोकल डिस्टेंस है, यानी फोकल डिस्टेंस के डबल डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस कौन सा है, उत्तल है, और 2f डिस्टेंस पर रखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु को रखा गया है 2f1 पर। ये f1 होता है, ये 2f1 होता है, ये f2 होता है, ये 2f2 होता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है ये 2f होती है। तो 2f डिस्टेंस पर रखा गया है मतलब 2f1 पर रखा गया है, और ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 2f1 पर अगर वस्तु को रखा जाएगा उत्तल लेंस के सामने तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर लेंस के पीछे बनेगा। और देखो यहाँ पर तीर जो है ऊपर की ओर दिखाया गया है, यहाँ पर नीचे की ओर दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बना है, और लेंस के केस में हमेशा जो है लेंस के पीछे प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है।
और वास्तविक बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रकाश की किरणें हैं, जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं, वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो वास्तविक होगा। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बने तो जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक वाले को पहले ही काट दो, यहां से धनात्मक वाले को पहले ही काट दो। अब ये ध्यान में रखना है कि जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2f2 पर तो बनता है, वास्तविक और उल्टा तो होता ही है, और प्रतिबिंब का साइज और जो वस्तु है उसका साइज ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जब भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, पिछले वाले सेट में मैंने आपको कहा था कि जो आवर्धन होगा वो 1 होगा, यानी कि माइनस के साथ 1, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइनस के साथ 1 हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र होता है HI बट्टे में HO, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बट्टे में वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार जो है वही वस्तु का आकार है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो मापने के लिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो लेंगे यहाँ पर -HO और यहाँ पर HO, तो ये -1 हो जाएगा। ये HO जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही है, तो HO मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हम जो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो नेगेटिव डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे, ठीक है। तो -1 हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, सी हमारा सही जवाब है। अगर आप मेरे से साइंस की तैयारी करना चाहते हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में साइंस के बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो इन सारे का अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, डिटेल प्रिंटेबल PDF आप लेना चाहते हैं, और साथ में इस कोर्स के अंदर जो आपको 99 सेट्स करवाए जाएंगे जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर, उन सारे को जो है 99 टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करके आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस कोर्स में इंक्लूड करके दिया जाएगा। बाकी और भी कुछ अगर जानकारी है तो आप चेक कर लेना, ऐप पर ही आपको जो है एक वीडियो सेपरेट मिल जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी बातें हैं जो लिखी, आप उसको पढ़ सकते हो। कूपन भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तो अप्लाई करना, जो कोर्स फी है इससे कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, अपने आप में एक अणु है, अपने आप में एक ये अणु है, मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, एक अणु का मास। देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 12 + 32 ये हो जाएगा 44। 44 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है ना, 44 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर आपको चाहिए मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, ये है मॉलिक्यूलर मास, एक अणु का मास, एक अणु का द्रव्यमान। ये है मोलर मास, यानी कि एवोगाद्रो संख्या के बराबर जो अणु है उसका द्रव्यमान, एवोगाद्रो संख्या के बराबर जो अणु है उसका द्रव्यमान। एवोगाद्रो संख्या हम लोग इसको बोलते हैं 6.022 × 10⁻23, ये एवोगाद्रो संख्या है। एक अणु का द्रव्यमान 44 है, इतने अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इस 44 में जो है आपको ग्राम लगा देना है केवल, बस यही काम करना है। मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास, 1 मोल में इतने आपके अणु होंगे इसके, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो हम ग्राम में बताते हैं, मोलर मास को हम लोग ग्राम में बताते हैं। तो इसी 44 में हम लोगों ने ग्राम लगा दिया, राइट। तो बोल रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने अणु नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु 1 मोल में, 1 मोल में, 1 मोल में, यानी कि मोलर मास 1 मोल में 44 ग्राम, और 1 मोल में अणु कितने, इतने, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो ये हमारा जो है सही जवाब है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने परमाणु नहीं होंगे। अगर मैं आपसे 1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछूं, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछूं, तो ये भी आसान है। देखो 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी है, 1 मोल में टोटल अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर है। एक अणु में 3 परमाणु है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2। एक अणु में अगर 3 परमाणु है तो इतने अणु में कितने हो जाएंगे, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये टोटल एटम्स हो जाएंगे,
टोटल एटम्स इन 1 मोल ऑफ CO2, है ना। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने परमाणु हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे, इतना द्रव्यमान होगा। ठीक। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहां स्थित होगी। हम लोगों ने अभी देखा ना लेंस के बारे में, मैंने आपसे कहा कि अगर लेंस के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है, लेकिन दर्पण के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। दर्पण के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दर्पण के केस में अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है, समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। आपने देखा था अभी वस्तु को रखा गया था 2F1 पर तो प्रतिबिंब बना था, लेंस के केस में 2F2 पर। जो यहाँ पर 2F1 होता है दर्पण के केस में वक्रता केंद्र होता है, यानी वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो B हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देख लो यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने अलग अलग जगह पर वस्तु को रखने पर जो है प्रतिबिंब कहां कहां पर बनेगा, ये आपको यहाँ पर इस टेबल में दिखाया गया है। ये NCERT का कटआउट है। एक चीज आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारा जो है आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये देखो कुछ खास है। खास इसलिए है कि जब वस्तु को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में, कहीं पर रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब देखो आभासी और सीधा बनता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको दिख रहा हो। केवल एकलौता केस है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के केस में दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, लेंस के केस में सामने बनता है, और ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाएगा जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, और आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब ये उत्तल दर्पण बनाता है। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही हो जाएगा। लेंस के सामने दर्पण के सामने समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, और मैंने आपसे कहा ही इसको छोड़ दो तो बाकी कोई सा भी केस हो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब आप वस्तु को रखते हैं फोकस पे। जब वस्तु को आप फोकस पे रखते हैं तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के केस में। और सबसे छोटा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को आप रखते हैं अनंत पर, तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, एक एक चीज इसमें। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। नेचर में 4 मूलभूत बल है, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, और ये 4 फंडामेंटल जो फोर्सेज हैं वो है मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे मजबूत होता है मजबूत नाभिकीय बल। सबसे कमजोर पूछा गया है तो हमारा आंसर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो आंसर है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? जनन कोशिकाएं मतलब स्पर्म और एग, है ना, स्पर्म और एग। तो एग मिलेगा आपको स्त्रीकेसर में, और जो स्पर्म है ये मिलेगा आपको पुंकेसर में। यहां पर देखिए आप, ये फ्लावर है जो कि अपने आप में रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, प्रजनन अंग है। जो मादा प्रजनन अंग है उसे हम लोग स्त्रीकेसर बोलते हैं, जो नर प्रजनन अंग है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये वर्तिकाग्र है। उसके बाद वर्तिका है, ये वर्तिका है, और ये गोल गोल जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये अंडाशय है। अंडाशय में ही बीजांड होता है और उसमें होता है एग, अंडाणु होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पराग कोश, इसमें पराग कण जो है ये बनता है, और उसके बाद होता है ये तंतु। ये पराग कण जो है ये आकर के यहाँ पर, इसमें जो पराग कोश में पराग कण बनता है वो आकर के यहाँ पर लैंड करता है, और उसके बाद जो है पोलन ट्यूब बनता है, पराग नली बनता है, और उसमें होते हैं स्पर्म सेल।
जनन कोशिका जिसकी बात की जा रही है। तो नर जनन कोशिका पुंकेसर, है ना, पुंकेसर में मौजूद होगा, और जो ये मादा जनन कोशिका है अंडाणु, ये स्त्री केसर में मौजूद होगा अंडाशय के भीतर। तो बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति के 3 नियम होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं, ये तीनों नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सब आप पढ़ते हो, तो न्यूटन ने दिया था। एक बार सवाल पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में कि गति को सबसे पहली बार किसने परिभाषित किया था, तो वहां पर आंसर दिया गया था गैलीलियो। तो आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो गति है उसको पहली बार परिभाषित किया था गैलीलियो ने। डाल्टन के बारे में आप याद रख सकते हो कि डाल्टन ने 1808 में जो है एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने सुना होगा, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन ने दिया था 1808 में। जे थॉमसन जो है ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, है ना, मॉडल कि भाई एटम्स होते कैसे हैं। भले इनका मॉडल जो है फेल कर गया, वैसा नहीं था जैसा इन्होंने कहा था। परमाणु की संरचना को लेकर के जो मॉडल है वो सबसे पहली बार जे थॉमसन ने ही दिया था, और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की हुई है ना, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की हुई है, राइट। यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। न्यूटन ने गति के नियम दिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और जब आप व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। ये घटना भी, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं या फिर केवल विक्षेपण भी कह देते हैं, तो इस चीज का पता भी न्यूटन ने ही पहली बार लगाया था। न्यूटन ने ही पहली बार पता लगाया था कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता प्रवृत्ति कहलाती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि कोई उसके इस अवस्था में परिवर्तन करे। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु गति की ही अवस्था में बनी रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि इस अवस्था में कोई परिवर्तन करे। अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो जो वस्तु है इस परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु जो है इस परिवर्तन का विरोध करती है, और इस प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। इस प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व एक जिद है जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है। अगर वस्तु चल रही है तो वस्तु को चलते रहने देना चाहता है, और अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो ये जड़त्व जो है विराम अवस्था में ही उसको रखना चाहता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला जो है ये याद रखिए। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसका जो सूत्र होता है ये द्रव्यमान गुने में वेग होता है। ये जो V है ये वेग है, ये वेग है। यहाँ देखो ये बल है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान गुने में त्वरण। ये वेग भी अपने आप में सदिश राशि है, ये त्वरण भी अपने आप में सदिश राशि है ना, ये त्वरण भी अपने आप में सदिश राशि है। बल का एक और सूत्र होता है संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा P बाई डी, डेल्टा P बाई टी। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन ने दिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। ये एक कोशिकीय है, लेकिन एक कोशिकीय ये क्या है कि कवक है, एक कोशिकीय कवक है। याद रखिएगा जो कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट अपवाद है, ईस्ट अपवाद है, ये एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, ईस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट कोशिका है, ये ईस्ट कोशिका है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये मान लो कि न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये ईस्ट का साइटोप्लाज्म है। तो इसमें होता यह है कि जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है ये टूटता है पायरुविक एसिड में, ये टूटता है पायरुविक एसिड में। याद रखिएगा यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पायरुविक एसिड में टूटता है। फिर ये जो पायरुविक एसिड है ये टूटता है एथेनॉल में, ये टूटता है एथेनॉल में। यहां पर भी जो ऑक्सीजन है बोल सकते हो कि नहीं है या फिर अपर्याप्त है ना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अपर्याप्त है, अपर्याप्त ऑक्सीजन। अपर्याप्त ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जो है ये पायरुविक एसिड जो है एथेनॉल में टूटता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये ईस्ट सेल है,
एथेनॉल के साथ साथ यहाँ पर CO2 और थोड़ी बहुत मात्रा में जो है यहाँ पर जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। और एक पायरुविक एसिड के टूटने से एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और यहाँ पर कुछ मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और ये सारी घटना जो है ये घटित होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? बहुकोशिकीय प्राणी है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति जो है ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। अधिकांश जो आपके जीव होते हैं उनके कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जो मोनेडा है, मोनेडा किंगडम 5 जगत वर्गीकरण में आपने मोनेडा जगत को जो है पढ़ा होगा। ये जो मोनेडा किंगडम है इसमें जो जीव आते हैं वो होते तो एक कोशिकीय हैं, साथ में ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसमें सारे के सारे जो है बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति होती है। प्रोटिस्टा जगत में जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं, है ना, ये यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें आपके अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, है ना, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, लिशमेनिया है, ये सारे जो जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, है ना। अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया जिसके कारण काला जर होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया जिसके कारण होता है, ये सारे जो है प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। प्लांटिया यानी कि प्लांट किंगडम में जो आपके जीव आते हैं ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, आपने याद भी किया होगा। और जो एनिमिलिया है ये भी आपके होते हैं मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोट्स। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल, माध्यम ए में प्रकाश की चाल ये है, माध्यम बी में प्रकाश की चाल ये है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है, ये लिखने आपको आना चाहिए। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक जो है आपसे पूछा गया है, तो जिसका अपवर्तनांक पूछा गया है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसको आप बट्टे के नीचे लिखेंगे। तो माध्यम बी के सापेक्ष पूछा गया है तो माध्यम बी का अपवर्तनांक नीचे हो जाएगा, बट्टे के नीचे हो जाएगा। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के सापेक्ष, यही जो है आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए जो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है और जो प्रकाश की चाल होती है उसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है और जो प्रकाश की चाल होती है उसमें उल्टा रिलेशन होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू ए बटे में म्यू बी बराबर, क्योंकि उल्टा रिलेशन है तो म्यू ए के सामने यहां पर माध्यम बी में प्रकाश की चाल लिखा जाएगा और म्यू बी के सामने जो है माध्यम ए का प्रकाश चाल, माध्यम ए में प्रकाश की चाल लिखा जाएगा। माध्यम बी में प्रकाश की चाल कितनी है? यह 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम ए में प्रकाश की चाल है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 1.125। और याद रखिएगा अपवर्तनांक के पास कोई इकाई नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अपवर्तनांक है वो एयर का, ये ध्यान में रखिएगा 1.0003 होता है, ये वायु का अपवर्तनांक होता है। यूजुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 लेकर के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितना होता है, तो 1.0003 होता है। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं वो सबसे अधिक ऊर्जा वाले होते हैं।
सबसे अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। ये एनसीईआरटी का कटआउट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये जो प्लाज्मा अवस्था है, इस अवस्था में कण के पास जो है अत्यधिक ऊर्जा होती है। कण के पास अत्यधिक ऊर्जा होती है। इस अवस्था में जो कण होते हैं ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी गैस को भी आप और ज़्यादा एनर्जी दो तब जाकर के प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है, जो नियॉन बल्ब होता है, इसमें प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस जो है भरी होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूजुअली हीलियम गैस जो है भरी जाती है, कोई दूसरी गैस भी हो सकती है। इसी नियॉन बल्ब में, इसी फ्लोरेसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, तब ये जो गैस होती है, चाहे हीलियम गैस चाहे नियॉन गैस, जो भी गैस जो है भरी गई है, वो गैस आयनीकृत हो जाती है, यानी कि आवेशित हो जाती है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। आवेशित होने से क्या होता है? आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर जो है चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। बल्ब जो है चमकने लगता है। चमकेगा किस रंग का? चमकेगा किस रंग का, यानी रंग की चमक जो है वो कैसी होगी, ये डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, है ना, गैस के नेचर पे। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा स्टेट की अपनी कोई कलर होती है, डिपेंड करता है कि जो प्लाज्मा स्टेट बना है उसमें जो गैस यूज किया गया है, वो जो आयनीकृत गैस है वो किस प्रकार से चमकती है, उस गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस रंग की चमक जो है वो देखने को मिलेगी प्लाज्मा स्टेट में। जो सूर्य और तारों में चमक है वो प्लाज्मा स्टेट के कारण ही है। सूर्य और तारों में जो प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है वो उसके उच्च तापमान के कारण जो है तैयार होता है। ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और ये मानकर चलो प्लाज्मा स्टेट के अंदर, प्लाज्मा स्टेट से अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, ये आपको मान करके चलना है। क्योंकि प्लाज्मा स्टेट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत ही कम पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी हुई है वो काफ़ी है। मनुष्यों में अलिंग सूत्र के डैश युग्म पाए जाते हैं। पेयर के बारे में पूछा है, कितने पेयर पाए जाते हैं। मनुष्यों के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो टोटल है कितने? 46 है। इस 46 को हम दो भाग में बांटते हैं, 44 + 2। ये जो दो होता है ना, इसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह लिंग गुणसूत्र है ना, लिंग गुणसूत्र, और इसी को एलोसोम भी कहा जाता है ना, एलोसोम भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। इसे अलिंग सूत्र भी कहा जाता है, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं। अलिंग का मतलब क्या हुआ? जो लिंग सूत्र नहीं है या फिर लिंग गुणसूत्र नहीं है। तो 44 है तो पेयर में 22, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये एक्स एक्स होते हैं। एक्स एक्स दो क्रोमोसोम है महिलाओं के अंदर। अगर मान लीजिए कि सेक्स क्रोमोसोम जो है, ये दो जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर ये एक्स एक्स है तो इससे जो है ये लड़की जो है वो पैदा होती है, या फिर बोल दो कि लड़कियों में ये एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं, लड़का होता है, इन सारे में जो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है, अगर आप महिला हैं तो आपके अंदर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, हम लोगों ने जस्ट देखा अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वहां मैंने आपसे कहा किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है ना, वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का ये एक पार्ट है, यूरिन फॉर्मेशन का एक पार्ट है। नेफ्रॉन का ही पार्ट मैंने आपसे कहा कि बोमन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, उन दोनों को मिला करके मेलपिगियन बॉडी बनता है, मेलपिगियन बॉडी। और मैंने आपसे कहा हैनली का लूप जो है नेफ्रॉन का ही पार्ट है। जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का ही पार्ट होता है ये साइटोन। और कीटोन तो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन तो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है उसे हम लोग एसीटोन कहते हैं, है ना, एसीटोन कहते हैं। इसी को हम लोग प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन भी कहते हैं। जो नेल पॉलिश मिटाने वाला जो केमिकल होता है वो यही एसीटोन होता है। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर 3 कार्बन का होता है, जिसे हम लोग एसीटोन कहते हैं। प्रोपेनोन जो है ये IUPAC नाम है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है CH3 COCH3। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला पहला मेंबर होता है कीटोन के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा।
किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो आपको बस ये करना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें आप भाग लगा दो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उससे हम लोग C से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रकाश की चाल है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की ये चाल होती है, यही अधिकतम चाल होती है, किसी भी वस्तु के पास इससे अधिक चाल नहीं हो सकती है। ये चाल जो है निर्वात में है, और यूजुअली हम लोग एयर में भी यही चाल लेकर के चलते हैं। हालांकि एयर में, वायु में जो है चाल इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय जो है हम लोग वायु में भी यही चाल लेकर के चलते हैं, बट एक्चुअल में ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसमें आप भाग लगा दो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, तो आपको मिल जाएगा अपवर्तनांक। हमारे केस में जो है ये 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि माध्यम में प्रकाश की चाल है कितनी, तो हम लोग बस इसी फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए, तो यहां से v हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5। तो 1.5 से ये 3 खत्म हो जाएगा 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। 2,8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हो जाएंगे, जोड़ दो ना, 10। तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो वही होती है जो प्रोटॉन की संख्या होती है 10, और 10 एटॉमिक नंबर वाला जो तत्व है वो है नियोन, और नियोन आपको मिलेगा समूह 18 में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते थे कि 2,8 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो देखो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, 2 नहीं है, 1 2 के अलावा कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे उसमें 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो ग्रुप संख्या होगी, ग्रुप नंबर होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2। 2 के अलावा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप उसमें 10 जोड़ देना, जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही ग्रुप संख्या होगी। तो समूह 18 हो जाएगा। ठीक है, समूह 18 हमारा राइट आंसर। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वो ये है, एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं, Al2O3 + 2Fe। आप यहां पर देखो तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन हुआ किसका, एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहां पर देखिए तो फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, बेचारा यहां पर अब अकेले पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो है छोड़ करके चला गया है, तो ऑक्सीजन का त्याग जो है ये रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन हुआ किसका, फेरिक ऑक्साइड का। तो फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। हमसे पूछा है पहले ऑक्सीकारक बताओ, तो ऑक्सीकारक जो है Fe2O3 है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अपचायक कौन हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा ये एल्यूमिनियम, राइट। तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। सूर्य में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया जो है वहां पर होती है, संपन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय का मतलब नाभिक होता है, संलयन का मतलब फ्यूजन होता है, जुड़ना होता है। तो नाभिक के जुड़ने से, नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो वो मुक्त होती है, वही सौर ऊर्जा होती है, वही सौर ऊर्जा होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी, जैसे हाइड्रोजन बम जब फटता है वहां पर भी नाभिकीय संलयन होता है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो ऊर्जा मुक्त है वो सौर ऊर्जा है। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है और उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सन में जो है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं
ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने से जो है हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यही सौर ऊर्जा होती है, यही सोलर एनर्जी होती है। जो हाइड्रोजन बम होता है ना, जो हाइड्रोजन बम होता है ये भी इसी पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो होता है ये इसी पर कार्य करता है। जबकि नाभिकीय विखंडन में ठीक उल्टा हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूट जाता है दो हल्के नाभिक में। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक होगा जो टूट जाएगा हल्के नाभिक में, और साथ में यहां भी जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और जो परमाणु बम है, जो एटम बम है, वो इसी पे कार्य करता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों ही अनियंत्रित होते हैं एटम बम की केस में, हाइड्रोजन बम की केस में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। नहीं, मानव जो अमाशय है उसमें जो है HCl का निर्माण होता है ना, HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। यह बिल्कुल सही है। जो HCl है ये हमारे अमाशय की दीवार को जलाता नहीं है, जलाना तो ये चाहता है लेकिन जला नहीं पाता है, क्योंकि HCl के सिक्रेट होने से पहले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। म्यूकस सिक्रेट करने के बाद क्या होता है, ये HCl का सिक्रेशन होता है। म्यूकस जो है इसके एसिडिक प्रभाव को कम कर देता है, जिससे ये अमाशय की दीवार को जला नहीं पाता है। HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और HCl जो है फूड को जो है और अच्छे से मिक्स करता है, और साथ में जो फूड के अंदर कोई अगर बैक्टीरिया है तो उसको भी ये मार गिराता है। तो कथन एक तो गलत है, कथन दो जो है ये सही है। कथन दो सही है, केवल कथन दो सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन दो सही है, कथन एक गलत है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये निर्माण होता है। घरों में आप चूना खरीद करके लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आप ये प्राप्त करते हैं, खास करके जब आप दीवारों पर चूना का जो है वो पुचाड़ा करने जाते हैं तब। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना कहते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, इस ऑक्साइड को सिंपली हम लोग चूना भी कह देते हैं। अगर कहीं पर केवल चूना लिखा है तो मतलब समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो चूना बोल दो, कली चूना बोल दो, क्विक लाइम बोल दो, अनबुझा चूना बोल दो, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे भकरा चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है इनके हैं, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अक्सर सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसी को कास्टिक चूना भी कहा जाता है ना, कास्टिक लाइम भी कहा जाता है, कास्टिक चूना भी कहा जाता है। इसी का जो जलीय घोल होता है इसको हम लाइम वाटर कह देते हैं, चूना पानी का घोल कह देते हैं, लाइम वाटर कह देते हैं। कास्टिक चूना हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपने सुना होगा कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा। आपने सुना होगा कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश। कास्टिक सोडा हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक पोटाश हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और कास्टिक लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये दोनों जो है ना, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली है, यानी कि प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। इसका तो आप पीएच भी ध्यान में रखो, 14 होता है। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। तो R बराबर होता है V बट्टे में I, ओम के नियम से। जो V है वो है 5, ठीक है, और जो विद्युत धारा है वो है 2.5 मिली एम्पियर। अब हमें जो प्रतिरोध है ये SI मात्रक में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक भौतिक राशि का मान जो यहाँ पर डालेंगे वो SI मात्रक में डालेंगे, तभी जाकर के फाइनल आंसर हमारा SI मात्रक में आएगा। तो इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा 5 वोल्ट है। इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के ये एम्पियर में हमारा आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये 2.5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो 2000 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो हमारा आंसर जो है 2000 ओम हो जाएगा, राइट, 2000 ओम।
धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ये जो ऑक्साइड है Al2O3, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब ये हुआ कि अम्लीय भी है, क्षारीय भी है ना। ये अम्लीय भी है और क्या है, क्षारीय भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इंग्लिश में। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो होते हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, मतलब ये ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लो कि जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे अम्लीय ऑक्साइड है। ये सारे जो है अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मेंडलीव साहब ने जो तत्व खोजे नहीं गए थे उस समय उनकी भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि देखो ये सारे तत्व खोजे जाएंगे, उनकी ये सारी विशेषताएं होंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। उन्होंने क्या किया था कि 3 रिक्त स्थान छोड़े थे अपनी आवर्त सारणी में और कहा था कि यहाँ पर जो तत्व आएगा उसे एका बोरोन कहा जाएगा। ठीक है, एका बोरोन कहा जाएगा। फिर उन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा था जिसे कहा गया कि यहाँ पर जो तत्व आएगा उसे एका एल्यूमिनियम कहा जाएगा। फिर एक और रिक्त स्थान छोड़ा था जहां उन्होंने कहा कि यहाँ जो तत्व आएगा वो एका बोरोन हो गया, एका एल्यूमिनियम हो गया, एका सिलिकॉन। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। फिर बाद में क्या हुआ कि खोज हुई स्कैंडियम की खोज होती है और पता चला कि मेंडलीव साहब ने एका बोरोन की जो विशेषताएं बताई थी वो सारे के सारे स्कैंडियम में देखने को मिल रहा है। तो एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम है। एका एल्यूमिनियम के स्थान पर जो है गैलियम है ना, गैलियम है। गैलियम धातु की जब खोज हुई, एका एल्यूमिनियम की जो विशेषताएं मेंडलीव साहब ने बताई थी वो जो है गैलियम के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे ही जर्मेनियम की खोज हुई, तो इसकी जो विशेषताएं थी वो एका सिलिकॉन से जो है वो मिलती थी। तो एका सिलिकॉन के स्थान पर जो है वो जर्मेनियम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जर्मेनियम हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो जर्मेनियम को बाद में स्थान मिला। ठीक है, एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को डाला गया है। तो यहां पर सेट नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 6 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।